नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः आपके अपने परिवार की किस सक्सेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को पुनः एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं। हालांकि जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो एक दिन लेट होगी ये शुभकामनाएं क्योंकि ये परमा के दिन शूट किया जा रहा है वीडियो और आपको दोष के दिन मिलेगा। चलो हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब सजीव कोशिकाओं द्वारा जो हमारी ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे अपने हरे भाग में जो पत्ती होती हैं, पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 तथा भूमि से जल व खनिज लवण लेके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और O2 गैस बाहर निकालते हैं। हम ये रिएक्शन आपको पहले लिखवा चुके थे। क्रियाविधि लिखते हैं। पौधे अपने हरे अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 तथा भूमि से जल H2O लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तथा O2 गैस बाहर निकालते हैं। रिएक्शन लिखवा चुके हैं। अब हम जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, क्योंकि हमने एक शब्द सुना है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन भोजन अपना यहाँ पर हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल कहा जाता है हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो देखते हैं पर्णहरित हरित लवण पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। इसीलिए तो कहते हैं कि पौधे अपने हरे अंगों जैसे क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से H2O भूमि से H2O लेकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हरे रंग का कारण है, तो हरे रंग का कारण क्लोरोफिल है। इसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसे फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। ठीक है। इसका कारण जो होता है क्लोरोफिल हमारे सभी स्वपोषी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी स्वपोषी हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला देख लेते हैं। क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं यह मोम जैसे पदार्थ होता है। यह है हाँ। चलो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाने के नियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसके आगे हम बढ़ाते हैं चीज को और समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की कोई समस्या नहीं। क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है? तो पहला है
कि क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला हम देखते हैं क्या है हमारा, प्रकाश है, दूसरा हमारा CO2 है, तीसरा हमारा तापमान है, और चौथा हमारा पानी है। ये हमारे सब बाह्य कारक हैं। क्या है? बाह्य कारक। ये भी वर्गीकरण बता दिया दोस्तों। यदि पूछ लिया जाता प्रकाश से क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक क्या होते हैं, तो प्रकाश होता है, CO2 होता है, तापमान होता है, पानी होता है। लेकिन आंतरिक क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। आंतरिक कारण, आंतरिक कारण, आंतरिक कारण क्या होते हैं? पहले नंबर पे होता है पर्णहरित, क्लोरोफिल मतलब पत्तियों की आंतरिक संरचना, पत्तियों की आंतरिक संरचना, पत्तियों की आंतरिक संरचना। तीसरा होता है जीव द्रव्य, चौथा होता है हमारा पत्तियों की आयु, पत्तियों की आयु। यह हमारी आंतरिक संरचना, आंतरिक कारण होता है। इसके साथ हमने प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि को समझ लिया। अब हम समझते हैं दोस्तों बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन देखते हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर करें। हालांकि एनर्जी कुछ कम है आज मुझ में, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन देखते हैं ये क्या होता है, किस क्रिया का नाम है बाष्पोत्सर्जन। देखो देखते हैं इसमें पौधों द्वारा, पहला पॉइंट, पौधों द्वारा, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में पादपों से बाहर, पादपों से बाहर निकालने की क्रिया को, बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मिट्टी से अवशोषित जल, मिट्टी से अवशोषित जल पौधे का कुछ भाग उपयोग में लाता है। मिट्टी से अवशोषित जल पौधे का कुछ भाग उपयोग में लाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। ये भी बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाकी बाष्प का उत्सर्जन होना ही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन की मापने की दर हम किसके द्वारा मापते हैं? तो पेटोमीटर के द्वारा मापते हैं। बाष्पोत्सर्जन की दर मापने का यंत्र पेटोमीटर है, पेटोमीटर है। चौथा देख लेते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक जैविक प्रक्रिया है तथा यह क्रिया पौधों में पाए जाने वाले, यह प्रक्रिया पौधों में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होती है। इन पॉइंटों पर अभी डिस्कशन करेंगे अपन। लगभग 90 से 99% जल की हानि इसी क्रिया द्वारा होती है। 90 से 99% तक की हानि इसी क्रिया द्वारा होती है। अगला देखते हैं, पादप के वायवीय भाग द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि, पादप के
वायवीय भाग द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि। तो दोस्तों देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना, निकालना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला देखते हैं, मिट्टी से अवशोषित जल। पौधे का कुछ भाग, अपन इन चीज़ों को समझ रहे थे और इसके साथ हमने वाष्पोत्सर्जन के कार्य देखते हैं क्या होते हैं। जल अवशोषण, रसारोहण और वितरण में सहायता करता है, समान वितरण में सहायता करता है और मृदा के खनिज लवण के अवशोषण में सहायता करता है। पौधों में ताप का नियमन करता है। यांत्रिक ऊतकों का विकास, प्रतिरोध क्षमता में भी वृद्धि करता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसको हम समझ रहे थे बीच में थोड़ा। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पादपों से बाहर निकालने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मिट्टी से अवशोषित जल पौधे का कुछ भाग उपयोग में लाता है, मतलब जो मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब किया है पौधे ने, उसका कुछ भाग ही हुआ है प्रयोग में लाएगा, बाकी भाग जो होता है वो अनावश्यक रूप से जाता है। और यह जो एक प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, यह पौधों में पाए जाने वाले एक विशिष्ट छिद्रों के माध्यम से होती है और इस प्रक्रिया में 90 से 99% तक जल की हानि होती है। और दोस्तों, ये हम जो वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग को फिक्र ना करें, प्रत्येक विषय का कोशिश यह है मेरी कि एक कम से कम एक रिवीजन वीडियो आप लोगों को दिया जाए। उसमें समग्र जो 35-40 मिनट का वीडियो होगा, समग्र उसमें सार होगा आपका बहुविकल्पी और छोटे छोटे प्रश्नों का। हाँ, पादप के वायवीय भाग द्वारा जल के वाष्प के रूप में हानि। अब वाष्पोत्सर्जन के कार्य मैंने अभी बता दें, जल के अवशोषण, रसारोहण और समान वितरण में सहायता, मृदा के खनिज लवण के अवशोषण में सहायता, पौधों में ताप का नियमन, यांत्रिक ऊतकों का विकास, प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि करना इत्यादि होते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देख लेते हैं और प्रकार के बाद यह वीडियो हमारा संपूर्ण होता है। इस लेक्चर में हमें इतनी ही चर्चा करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको विटामिन वगैरह है जो मानव शरीर के अंग एवं कार्य हैं उनको, और उसके बाद हम रासायनिक विज्ञान के जो अम्ल क्षार लवण हैं उन पर चलेंगे। थोड़ा ये बायोलॉजी वाला पोर्शन था आपका। बात के प्रकार 3 प्रकार का होता है। वाष्प का उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है रंध्रीय, रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्प उत्सर्जन ही रंध्रीय जल का 90% ह्रास, 90% कमी इसी माध्यम से होती है, इसी माध्यम से होती है। दूसरा है जो इसका, वो है त्वचीय वाष्पोत्सर्जन। कहने का तात्पर्य हुआ, पत्ती व वायवीय भाग क्यूटिकल द्वारा ढका रहता है। पत्ती व वायवीय भाग क्यूटिकल द्वारा ढका रहता है। अगला देखते हैं तीसरा, बात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। बात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पौधे के तनों व शाखाओं पर, पौधे के तनों व शाखाओं पर छाल पाई जाती है। जिनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन्हीं से फल बाहर निकलता है। फल बाहर निकलता है। ये हमारे वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से हमने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा। कुछ आज टेक्निकल एरर ज़्यादा रही है, इसलिए वीडियो में थोड़ा एरर आ रही हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इसके पहले जो आपको वीडियो दिया उसके भी 2 पार्ट हो गए और इस वीडियो में बार बार मोबाइल हरकत कर रहा था, इसलिए बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा था, तो शूटिंग सही से नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम का अभाव होने का दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। हालांकि ये मुझे खुद नहीं लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन फिर भी आप लोग भी कोऑपरेट अपने भाई को करें। बहुत बहुत धन्यवाद।